इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि आरजेडी ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने एक सूची जारी करके कहा है कि महागठबंधन के उम्मीदवार 119 सीटों पर चुनाव जीत चुके हैं। यह उनका ट्वीट है जो आपकी स्क्रीन पर है और यह सूची उन्होंने जारी की है कि उनके 119 उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं। यह उनकी सूची है, लेकिन चुनाव आयोग उन्हें जीत का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है और चुनाव आयोग के अधिकारी कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। यह एक बड़ा आरोप है। हम इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई आरजेडी के दावों में कोई दम है या नहीं, लेकिन मैं आपको उनका यह ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं। और ये देखिए, ये उन्होंने लिखा है, ये उन 119 सीटों की सूची है जहां गिनती संपूर्ण होने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत की बधाई दी है, लेकिन अब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी इन्हें जीता हुआ दिखाया गया है और फिर आगे लिखते हैं, जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी। ये आरजेडी की तरफ से सबसे ताजा आरोप है जिसमें उन्होंने ये सूची जारी की है और कहा है कि महागठबंधन के 119 उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें बधाई दे दी है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें अब जीत का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। तो यानी इस समय बीजेपी और आरजेडी के बीच में बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। जैसे आप सोच लीजिए कि आईपीएल के मैच में एक एक रन कीमती होता है और इसीलिए हम कह रहे हैं इस समय आज शाम एक नहीं दो फाइनल मैच खेले जा रहे हैं। एक है आईपीएल का फाइनल मैच जो दिल्ली और मुंबई के बीच इस समय चल रहा है और दूसरा है बिहार की राजनीति का फाइनल मैच जो बीजेपी और आरजेडी के बीच में इस समय चल रहा है। बीजेपी और आरजेडी में इस समय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की होड़ लगी है। बीजेपी 72 सीटों पर आगे है, जबकि आरजेडी इस समय 76 सीटों पर आगे चल रही है। तो अगर इस समय की आप बात करें तो इस समय आरजेडी बीजेपी से आगे है और इस समय आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। लेकिन यह आंकड़ा हर पल बदल रहा है क्योंकि अभी भी काउंटिंग जारी है। बिहार चुनाव का ताजा स्कोर इस प्रकार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर इस समय है और इस टक्कर ने आज आईपीएल में दिल्ली और मुंबई के बीच चल रहे फाइनल मुकाबले के रोमांच को भी पीछे छोड़ दिया है। यह स्कोर जो आप देख रहे हैं इस समय जी न्यूज की नई टेक्नोलॉजी की मदद से आप तक पहुंच रहा है। यह आंकड़ा जहां पर डिस्प्ले हो रहा है, यह जी न्यूज का ब्रॉडकास्ट हेडक्वार्टर है, जहां पर इस समय अंदर मैं इसी बिल्डिंग के हूं जहां से मैं ये ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं और ये हमारे हेडक्वार्टर का बाहर का हिस्सा है। बाहर की बिल्डिंग की तस्वीर है जिसे आप देख रहे हैं और ये हमने खास तौर पर आपके लिए तैयारी की है कि आपको इस तरह से ये ग्राफिक्स का डिस्प्ले दिखाई दे। तो इस समय ये फाइनल आंकड़े हैं। बीजेपी 123, आरजेडी प्लस 113, यानी एनडीए 123 पर है। एनडीए आगे चल रहा है और अगर यही फाइनल हो गया तो आप समझ लीजिए कि एनडीए की सरकार बन गई, यानी नीतीश कुमार की वापसी हो गई। और महागठबंधन इस समय 113 सीटों पर आगे है और बाकी के जो अदर्स हैं वो सिर्फ 7 सीटों पर इस समय आगे चल रहे हैं। यानी मुख्यतः लड़ाई जो है सिर्फ 2 पार्टियों के बीच, 2 गुटों के बीच है और अदर्स तो बहुत ही कम रह गए हैं, सिर्फ 7 सीटें हैं। लेकिन फाइनल आंकड़े किस राजनीतिक पार्टी की आंखों में चमक लाएंगे यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन यह चमकदार ग्राफिक्स आपने जी न्यूज के हेडक्वार्टर से अभी देख लिए। आपको जी न्यूज के ऑफिस के बाहर ड्रोन की मदद से भी हम ये आंकड़े दिखाना चाहते हैं। यह भी एक नई टेक्नोलॉजी है जो देश ने पहली बार देखी है। लेकिन आप इन आंकड़ों को किसी भी एंगल से देख लीजिए, स्पष्ट रूप से यह कहना बहुत मुश्किल है कि बिहार के लोगों ने किस पार्टी को चुना है। अगर अभी के आंकड़ों के हिसाब से एनडीए ये मैच जीत जाता है तो आप इसे प्रचंड बहुमत कहीं से भी नहीं कह सकते। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन भी इतना करीब पहुंचकर सत्ता में आने से पीछे रह जाता है तो आप इसके लिए तेजस्वी यादव की उन गलतियों को दोष दे सकते हैं जो उन्होंने गठबंधन के दबाव में आकर आखिरी समय में की है। ये आप देखिए, अब ये ड्रोन की मदद से
एरियल शॉट है जी न्यूज के हेडक्वार्टर का, जहां पर आप ये ग्राफिक्स देख रहे हैं और हम इसी हेडक्वार्टर के इसी बिल्डिंग के अंदर से ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को 70 सीटें लड़ने के लिए दे दी और यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी और कांग्रेस इन 70 में से सिर्फ 20 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। यानी कांग्रेस ने पूरी की पूरी 50 सीट बर्बाद कर दी और अगर ये 50 सीट तेजस्वी यादव ने अपने पास रख ली होती और खुद इन पर लड़े होते तो आज तेजस्वी यादव की सरकार या तो बन चुकी होती और या वो सरकार बनाने के आंकड़े के बहुत करीब होते। कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट ने तेजस्वी की कप्तानी वाली पारी को भी असफल कर दिया है। अगर वोट शेयर की बात करें तो फिलहाल इस मुकाबले की बड़ी पार्टियों का वोट शेयर इस तरह से है जो आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा। एनडीए, महागठबंधन और अन्य पार्टियों का वोट शेयर इस समय क्या है, अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी यानी एनडीए का जो गठबंधन है 37%, आरजेडी प्लस 37% और जो अदर्स हैं उनका 26%। यह वोट शेयर है जो आपकी स्क्रीन पर है। आज आप में से बहुत सारे लोग आईपीएल का फाइनल मैच भी देख रहे होंगे, लेकिन बिहार के नतीजे ये बताते हैं कि यह मुकाबला क्रिकेट के किसी भी मुकाबले से कम रोमांचक नहीं है। वोटों की धीमी गिनती की वजह से इसके सुपर ओवर में जाने की संभावना अब भी बनी हुई है। हालांकि एनडीए की टीम के कप्तान नीतीश कुमार की खुद की पार्टी का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले से अच्छा नहीं रहा, लेकिन उप कप्तान की भूमिका निभा रही बीजेपी ने कप्तान की पारी खेली है और 73 सीटों पर बढ़त बनाकर बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन इस बार किया है। यानी आप ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार बाल बाल बच गए और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचा लिया। नीतीश कुमार इस बार उनका कोई चांस लग नहीं रहा था और अगर बीजेपी ने इतना अच्छा प्रदर्शन ना किया होता और अगर आखिरी समय में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जाकर यह कैंपेन ना किया होता तो नीतीश कुमार की नैया लगभग डूब चुकी थी। तो इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी ने बचा लिया, वरना नीतीश कुमार का कोई चांस नहीं था। अब से थोड़ी देर पहले तक 9 सीटें ऐसी थीं जिन पर जीत और हार का अंतर 1000 वोटों से भी कम है। इन सीटों पर गिनती अब भी जारी है और इन 9 सीटों में 4 सीट ऐसी हैं जहां पर वोटों का अंतर 500 से भी कम है। आप सोच लीजिए कितनी कांटे की लड़ाई है। आरजेडी की बढ़त वाली 3 सीटें ऐसी हैं जहां वोटों का अंतर 500 से भी कम है। वहीं जेडीयू जिन सीटों पर बढ़त बनाए हुए है उनमें भी 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटों का अंतर 1000 से भी कम है। मतलब 5 सीटों पर कांटे की टक्कर जारी है और ऐसा लग रहा है कि बिहार में सरकार बनाने का रास्ता इन्हीं सीटों के नतीजों से होकर निकलेगा। जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं, जैसे आईपीएल के मैचों में होता है, एक एक रन कीमती होता है और फाइनली आखिरी ओवर में आपने मैच के दौरान जितने रन बचाए होते हैं उससे आपको यह तय करते हैं आप कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इसी तरीके से यहां पर भी एक एक सीट अब बहुत कीमती हो गई है। ये आंकड़े देखकर आप समझ गए होंगे कि तेजस्वी यादव के लिए रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। उनका जो लक्ष्य है, जो रन रेट उन्हें चाहिए वो बहुत ऊंचा है। उन्हें हर बॉल पर रन बनाना है, जबकि बीजेपी के लिए लक्ष्य इस समय थोड़ा सा आसान है। अभी तक के जो रुझान हैं और नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि बिहार में किसी भी पार्टी को प्रचंड बहुमत नहीं मिला, यानी लहर किसी की भी नहीं है। और इससे एक बात फिर से साबित होती है कि भारत में आप एग्जिट पोल्स पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को शानदार और एक तरफा जीत मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी एग्जिट पोल्स लोगों के मन की बात भांपने में इस बार असफल रहे। आपको यह भी सोचना चाहिए कि अगर एग्जिट पोल्स के जरिए ही यह तय हो पाता कि किसकी सरकार बनेगी तो फिर सरकारों को चुनावों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उससे बहुत कम पैसों में तो पोलिंग एजेंसी ही सर्वे करके यह बता देंगी कि जनता किसे पसंद कर रही है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं और कुछ हजार लोगों से बात करके यह पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि करोड़ों लोग किसे वोट देकर आ रहे हैं। और ऐसे ही जैसे आप बिना आईपीएल का मैच खेले किसी मोबाइल फोन एप्लीकेशन पर अपनी ड्रीम टीम बनाने लगें और फिर आप उसे जिता भी दें। इसी तरीके से आप यह मान लीजिए कि जैसे हमारे यहां न्यूज चैनल्स का और टीवी चैनल्स का टीआरपी नापी जाती है। 44,000 घरों में टीआरपी के बॉक्सेस लगे हुए हैं और ये 44,000 घर
घरों में टीआरपी मापने वाले मीटर लगाकर यह तय कर लिया जाता है कि देश के 80 से 90 करोड़ लोग किस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, किस चैनल को पसंद करते हैं। यानी चुनाव में भी टीआरपी की तरह मुट्ठी भर लोगों की राय लेकर यह तय कर लिया जाता है कि पूरा देश या पूरा राज्य क्या सोचता है। तो इसलिए आप आज ये भी कह सकते हैं कि जैसे टीआरपी नकली होती है, वो बहुत कम लोगों के राय लेकर तय की जाती है और उसमें भी कई बार रिगिंग हो जाती है, हमारे देश के एग्जिट पोल्स भी लगभग वैसे ही होते हैं। बिहार में 7.25 करोड़ वोटर्स हैं और उन 7.25 करोड़ वोटर्स की राय 7,000 लोग या 700 लोगों का इंटरव्यू लेकर नहीं पता लगाई जा सकती। लेकिन एग्जिट पोल्स में होता यही है, 7 करोड़ लोग क्या सोच रहे हैं, ये 700 लोगों का इंटरव्यू करके आपको बता दिया जाता है। बहुत ज्यादा हुआ तो किसी ने 2,000, 3,000 या 7,000 का सैंपल ले लिया, लेकिन असली वोटर्स की संख्या है 7 करोड़। अब आपको बिहार के चुनाव का जातीय और धार्मिक समीकरण समझना चाहिए। बिहार में 82% वोटर्स हिंदू हैं, 17% वोटर्स मुस्लिम हैं और बाकी के 1% लोग अन्य धर्मों को मानने वाले हैं। यह ब्रेकअप है बिहार के वोटर्स का। हिंदुओं के बीच जातीय समीकरण की बात करें तो इसमें से 18% ऊंची जाति के हैं और माना जाता है कि ये ऊंची जाति के वोटर्स बीजेपी को ही अपना वोट देते हैं। बिहार में ओबीसी वोटर्स की संख्या लगभग 50% है, यानी आधे ओबीसी हैं, जिनमें से 16% यादव हैं, जिन्हें पारंपरिक तौर पर आरजेडी का समर्थक माना जाता है। ओबीसीज में से भी 8% कुशवाहा हैं और इन्हें एनडीए का समर्थक माना जाता है, लेकिन यह वोट बैंक कुछ हद तक बटा हुआ है। 4% कुर्मी वोटर्स हैं जो मुख्य रूप से नीतीश कुमार के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन बिहार में जिस वर्ग को गेम चेंजर माना जाता है वो है एमबीसी, यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के वोटर्स और शेड्यूल्ड कास्ट वोटर्स, दलित वोटर्स। एमबीसी वोटर्स की संख्या बिहार में 22% है, जबकि एससी वोटर्स की संख्या 16% है। इन 16% में से भी 7% रामविलास पासवान के समर्थक माने जाते हैं, जबकि 9% गैर पासवान वोटर्स हैं और ये 9% वोटर्स किसके पाले में गए हैं, इसका अनुमान लगाना अभी बहुत मुश्किल है। बिहार में 53 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। 53 सीटें ऐसी हैं, इनमें से ज्यादातर सीटें सीमांचल इलाके में हैं और इन चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री से पहले इन मुसलमान वोटर्स को आरजेडी और कांग्रेस का समर्थक माना जाता था। लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और ज्यादातर सीटों पर न जीत पाने के बावजूद कांग्रेस और आरजेडी को उन्होंने अच्छा खासा नुकसान दे दिया और जेडीयू को फायदा पहुंचाया। यानी ओवैसी ने जीते तो नहीं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के वोट काट लिए और जैसे ही इनके वोट कटे, फायदा गया जेडीयू को। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजपुर और नक्सल प्रभावित इलाकों में लेफ्ट पार्टियों ने महागठबंधन के लिए रास्ता काफी आसान कर दिया है और यहां लेफ्ट पार्टियों के अच्छे प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन को फायदा पहुंचा है। चिराग पासवान की एलजेपी 135 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उनकी पार्टी कोई भी सीट इस समय नहीं जीत पा रही है, लेकिन वोट शेयर में उनकी अभी तक हिस्सेदारी जो है वो 6% है। अब इन 6% वोटों ने किसका नुकसान किया है यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन चिराग पासवान ने वोट जरूर काटे हैं। कहीं उन्होंने आरजेडी के वोट काटे हैं, कहीं जेडीयू के काटे हैं और 1-2 सीटों पर उन्होंने बीजेपी के वोट भी काट लिए हैं, लेकिन किसी ना किसी को उन्होंने नुकसान जरूर पहुंचाया है। लेकिन इस पूरे समीकरण में एक पार्टी ऐसी है जिसने सब कुछ पूरी तरह से खो दिया है और उस पार्टी का नाम है, आप समझ गए होंगे, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। आप कांग्रेस को इन चुनावों का कंप्लीट लूजर कह सकते हैं। कांग्रेस ने हमेशा आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है काफी समय से। 2015 में कांग्रेस ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इनमें से 27 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और अभी कांग्रेस को इनमें 70 में से सिर्फ 19 सीटों पर बढ़त मिली है। यानी लगभग उन्होंने, आप समझ लीजिए कितनी, 51 सीटें जो हैं वो उन्होंने बर्बाद कर दी। ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस का वोट शेयर तो बढ़ा, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही महागठबंधन को कोई फायदा हुआ, बल्कि आरजेडी को नुकसान हो गया, जबकि लेफ्ट पार्टियों ने आरजेडी को फायदा पहुंचाया है। यहां पर एक बड़ी बात यह है कि जो गलती
अखिलेश यादव ने की थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, वही गलती इस बार आरजेडी ने भी कर दी है, वही गलती इस बार तेजस्वी यादव ने भी की है। और गलती यह है कि उन्होंने कांग्रेस की औकात के बाहर उन्हें सीट दे दी है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी कि कांग्रेस के लिए 70 सीटें छोड़ दी जाएं, लेकिन शायद वो राहुल गांधी के इतने प्रभाव में आ गए, या ये कह लीजिए कि तेजस्वी राहुल गांधी के इतने दबाव में आ गए कि उन्होंने बड़ी आसानी से 70 सीटें कांग्रेस को दे दी। और ये गलती अब उनके लिए बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें कम से कम 50 सीटों का नुकसान करवा दिया। इन 50 सीटों पर अगर आरजेडी लड़ी होती तो इनमें से 50 में से अगर उन्होंने 10 सीटें भी जीत ली होती तो आज तस्वीर कुछ और होती। इस समय हमारे साथ तड़ित प्रकाश मौजूद हैं, जो कि बहुत काबिल चुनाव विश्लेषक हैं। तड़ित इन फंसे हुए नतीजों को समझने में हमारी मदद करेंगे और आपकी भी मदद करेंगे। तो तड़ित, आप हमें यह बताइए कि ये जो नतीजे इस समय फंसे हुए हैं, इसके पीछे मुख्य कारण आप क्या देखते हैं? एक बड़ी बात जो हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि लहर किसी की भी नहीं है, और ये लगभग चुनाव ऐसा है जैसे अमेरिका में जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में हुआ था। दोनों ने ही नए रिकॉर्ड बनाए हैं और दोनों ने ही अच्छे खासे वोट लिए हैं। जी सुधीर जी, इस चुनाव को हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जो पिछले 2 महीनों से तेजस्वी को काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा था कि उनके पीछे भीड़ आ रही है, बहुत अच्छा सफल कर रहे हैं, अच्छी उनकी कैंपेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोनों ही गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़े हैं। दोनों ही गठबंधन ने अपने अपने बेस वोटरों को अच्छे से संभालने की कोशिश की है। आरजेडी गठबंधन जो कांग्रेस के साथ है मूलतः, उसके साथ एक पहला फ़ायदा ये हो जाता है उनको कि जो यादव हैं और मुस्लिम हैं, जो उनका माई समीकरण है वो मिलाकर 33% बनता है। और इस बार ही उन्होंने लेफ्ट पार्टियों को भी साथ लिया है, जिसकी वजह से आप देखिए कि जो आरजेडी का बिहार के मैप पे अगर हम कभी देखें तो वो साफ साफ दिखता है कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उसी इलाकों में ये गठबंधन सबसे अच्छा कर गया है। दूसरी तरफ आप देखें जो सीमांचल और कोसी के इलाके हैं जहां मुस्लिम बहुत अधिकतर सीटें वहीं पर हैं, उस इलाके में ओवैसी की इस बार उपस्थिति हुई है, वो 5 सीटों पर वो लेके गए हैं। वहां जेडीयू ने ओवैसी के साथ जेडीयू का भी एक अच्छा देखने को मिला है। इस तरह से चुनाव जो है, और सबसे अच्छी बात रही है कि बीजेपी अगर आप वैसे देखें सुधीर जी, तो जब 2010 का गठबंधन था जेडीयू और बीजेपी का, तब भी बीजेपी उस गठबंधन में स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा था। 102 में 91 सीट्स बीजेपी जीत के लेके गई थी। इस बारी भी बीजेपी देखिए पिछले 2015 के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा सीटें पर लीड कर रही है, जीत चुकी है। तो बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी है। जेडीयू के साथ था कि उनका जो एंटी इनकम्बेंसी थी, इसकी वजह से तय था कि उनकी सीटें कम आएंगी, लेकिन जो आरजेडी की बहुत बढ़त दिखाई जा रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। जी तड़ित, एक बात ये भी होती है कि राजनीतिक पार्टियां जो फैसले लेती हैं बहुत सोच समझ कर लेती हैं, और आम तौर पर जो वोटर्स हैं या आम लोग भी ये समझ नहीं पाते कि कौन सा फैसला क्यों लिया जा रहा है। जैसे एक फैसला ऐसा था जिसमें बीजेपी ने ये कहा कि अगर जेडीयू की सीटें कम भी आईं तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाएंगे। आमतौर पर बीजेपी ने ऐसा कहीं और किया नहीं है, महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं किया, लेकिन यहां बिहार में बीजेपी ने ये पहले ही ऐलान कर दिया कि सीटें चाहे जेडीयू की कितनी भी कम आ जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। और ये एक बहुत टैक्टिकल फैसला था, वो आप हमारे दर्शकों को डिकोड करके बताइए कि ये फैसले के पीछे क्या सोच थी और इससे बीजेपी को कितना फायदा मिला। जी, जो मेरी समझ कहती है इस बारे में सुधीर जी, आप ध्यान दें तो बिहार में जातिवार हर पार्टी का अपना अपना बेस वोटर है। उसमें बीजेपी का जो अपना बेस वोटर है वो हिंदू अपर कास्ट है, जो 4 मुख्य जातियां हैं, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ। बीजेपी को इसलिए पहले भी इसी वोट बेस में काम करती रही है, इसी के लोगों को टिकट देती रही है, और जो अपर कास्ट बेस की जो सीटें हैं उन्हीं पर लड़ती भी रही है। आप पिछले 3-4 चुनावों को देखें तो बीजेपी ने अपना अलग अलग और भी ओबीसी जातियों में बेस बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ जो जेडीयू का अपना बेस वोटर है, आप ध्यान दें उनका ओबीसी, खास तौर पे नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, कुशवाहों के साथ उनका अच्छा गठबंधन था, और नीतीश कुमार ने आप ध्यान दें तो पिछले 2 चुनावों में अति पिछड़ा और महादलित पे काम किया।
तो एक उनके पास भी एक अच्छा ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का अच्छा वोट बैंक था। ये दोनों बीजेपी और नीतीश एक दूसरे की ज़रूरत बन चुके हैं पिछले 2 चुनावों से। पिछली बार बीजेपी अलग लड़ी तो वो 153 पे जाके रुक गई, बावजूद इसके कि उनके पास उपेंद्र कुशवाहा थे, तब भी एक लिमिट तक रुक गए। इसलिए इसको आप नेचुरल गठबंधन भी कह सकते हैं, ताकि दोनों पार्टियों को मिला करके अपना अपना बेस वोटर मिला के इस ढंग से मिले। अब दिक्कत कहाँ आती है, 15 सालों के एंटी इनकम्बेंसी का असर नीतीश पे ज़्यादा है। वो अपनी सीटें लूज कर रहे थे, ये नीतीश को भी दिख रहा है और ये बीजेपी को भी दिख रहा है। लेकिन जब वो वोटर छोड़ के नीतीश को जा रहा है तो बीजेपी ने ये देखा कि अगर वोटर वो छोड़ रहा है तो हमारी सीटों पर भी वो छोड़ेगा, तो हमें भी नुकसान होगा। तो बीजेपी ने उस वोटरों को अपनी सीटों पर रोके रखने के लिए ये बार बार बोला, और ये एक रणनीति के तहत भी बोला और उसको अमली जामा भी पहनाया कि अगर सीटें कम आती हैं तो भी नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। और देखिए उसका फ़ायदा मिल रहा है। अभी नीतीश की पार्टी 45 के अंदर रुक जा रही है और बीजेपी 75 के आसपास पहुंच रही है। यानी सिर्फ अपर कास्ट वोटरों से बीजेपी इतनी सीटें नहीं ले सकती थी, उनको नीतीश के वोट ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन बीजेपी के वोट उतनी मात्रा में ट्रांसफ़र नहीं हुए नीतीश को। जी, तो दर्शकों के लिए समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नीतीश कुमार से कोई बहुत ज़्यादा लगाव है या बीजेपी नीतीश कुमार के बिना रह नहीं सकती। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति थी और वो रणनीति अभी आपको तड़ित प्रकाश ने बताई है। इन चुनावों में एक और बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है जो शायद कोई और आपको बताएगा नहीं, और वो है साइलेंट वोटर्स की भूमिका। साइलेंट वोटर्स की भूमिका बहुत बड़ी रही है। साइलेंट वोटर शब्द की चर्चा आपने बिहार के चुनाव में शायद सुनी भी होगी, और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी आपने साइलेंट वोटर्स के बारे में सुना होगा। तो साइलेंट वोटर कौन होता है? साइलेंट वोटर वो होता है जो अपने मन में ये तय तो कर लेता है कि उसे किसे वोट देना है, लेकिन ये बात वो किसी को बताता नहीं है। फिर भी ये वोटर्स हार और जीत का अंतर तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये वो वोटर हैं जो सबको कंफ्यूज करके रखते हैं। ना तो ये अपने मन की बात किसी एग्जिट पोल वाले को बताते हैं, ना किसी पत्रकार को बताते हैं, और ना ही किसी नेता को बताते हैं। आमतौर पर महिलाओं और बुजुर्गों को साइलेंट वोटर्स माना जाता है, जो पहले से तय कर चुके होते हैं कि उन्हें वोट कहां डालना है, लेकिन वो ये बात किसी से शेयर नहीं करते। वो होते हैं साइलेंट वोटर्स। साइलेंट वोटर्स ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करने वालों को भी अपने मत के बारे में सही नहीं बताते, और इन वोटर्स की चुप्पी की वजह से ही कई बार सारे अनुमान गलत साबित हो जाते हैं। और इस बार भी ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम 20% वोटर ऐसे थे, स्विंग है 20% का, जो साइलेंट वोटर्स का स्विंग था। अब हम चलते हैं तड़ित के पास। तड़ित, साइलेंट वोटर्स और महिला वोटर्स, ये दो ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग भी की है और जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बारे में बताइए। देखिए सुधीर जी, साइलेंट वोटर जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ऐसा वोटर जो चुनाव में हिस्सा तो ले रहा है लेकिन मुखर होकर सामने नहीं आ रहा है कि उसने किया क्या है। अब इसमें 2 ढंग के, जैसा आप खुद बता रहे हैं कि महिलाएं भी हैं इसमें, और एक दूसरा ऐसा तबका है जो दिख नहीं रहा। महिलाओं का तो चलिए समझ में आ रहा है कि नीतीश सरकार ने या नीतीश गठबंधन की जो सरकार थी पिछले 5 सालों में, उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। जैसे नीतीश ने साइकिलें दी हैं, शराबबंदी की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा गया है डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र, और अभी कोरोना के दौरान राशन वो सीधा गाँव में मिला है, तो उससे महिलाएँ सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं कि उनका किचन खाली नहीं गया, अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहा। तो वो एक उनको खुशी मिली, तो कहीं ना कहीं वो पक्ष में आई है, इंडिया के पक्ष में। एक दूसरा वोटर है जो मैं अभी चर्चा भी कर रहा था सुबह से कि जो महादलित वोटर है, जैसे आप देखें बिहार में 16% दलित कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट वोटर हैं सेंसस के अनुसार। उसमें जो रामविलास पासवान की पार्टी का हिस्सा है, चिराग पासवान की पार्टी का, वो 7 से 8% है। नॉन पासवान जो दलित हैं उस पर नीतीश ने पहले भी काम किया था, मांझी को सीएम बनाया था, फिर अभी वापस उनको लिया है, बाहर चले गए। तो वैसे ही जो ओबीसी हैं उसमें एक पिछड़े में अति पिछड़े का उन्होंने कैटेगरी बनाई थी। जनरली जब पोल्स में लोग जाते हैं तो ये ऐसे वोटर हैं जो वोट तो डालने जा रहे हैं लेकिन वो किसी से बातचीत करने में हिस्सा नहीं लेते। हमारा भी अनुभव ये रहा है कि अगर हम फील्ड में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, अगर उनका भरोसा हमने जीता तो वो हमसे बात करते हैं, वरना आंसर नहीं करते, चुप हो जाते हैं। उनके ऊपर जिस पार्टी ने काम किया होगा, जिसका कैडर उनके बीच होगा, वही उनसे वोट लेगा। और ये आप वैसे याद करें सुधीर जी, तो
कांग्रेस का शासन खत्म होने के बाद 90s के बाद ये वोटर जो है मैक्सिमम लालू प्रसाद यादव के साथ होता था जब तक उनकी 15 साल सरकार चली। ये वोटर 94 में जब ये टूट के अलग बने, नीतीश पार्टी छोड़ी, उन्होंने कुर्मी कुशवाहों की एक चेतना रैली हुई थी, आप याद करें 94 में। उसके बाद ये छोड़ के निकले लालू के गठबंधन को, अब धीरे धीरे बनाया। ये 15 सालों के बाद लालू को छोड़ के आ जाता है नीतीश के पास, और अभी भी ये बना हुआ है नीतीश के पास, जो बीजेपी भी उस पर अब धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही है। आप देखें लोकसभा चुनाव में वोट बीजेपी को डलता है, लेकिन विधानसभा में नहीं डल रहा था। अब बीजेपी उसकी स्ट्रैटेजी प्लान करके धीरे धीरे उन वोटरों को अपने झोली में इकट्ठा कर रही है। ये ऐसा एक वोटर था जिससे न ओपिनियन पोल में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेता है, या एजेंसियाँ भी इसमें गलत हो जाती हैं, और ये ज़्यादा मुखर नहीं होता। जी तड़े, अब हम ये बताते हैं कि महिलाओं का कितना योगदान रहा है। इस बार वोट डालने वाली महिलाओं की संख्या जो है वो करीब 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ वोटर्स। बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के समय में महिलाओं की जो मदद की है, जिस तरह से महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया, मुफ्त सिलेंडर दिया गया, मिड डे मील्स की योजना चलाई गई, उसने महिला वोटर्स को एनडीए की तरफ आकर्षित कर दिया। और खास तौर पर अगर आप ये देखें कि इस दौरान केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई थी, जिसके तहत अनाज भी दिया जा रहा है, सिलेंडर दिया जा रहा है, सीधे बैंक अकाउंट में पैसा दिया जा रहा है, महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आ रहा है, तो लोग कई बार ये समझते हैं कि ये तो सरकारी योजनाएं हैं, इनका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये असल में लोगों के जीवन को सीधे टच करती हैं, लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर लेकर आती हैं, और लोग, खास तौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं, वो इस बात को हमेशा याद रखते हैं। और यही वजह है कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वेव होने के बावजूद महिलाओं ने एनडीए को अच्छी संख्या में वोट दिया है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार बाल बाल बच गए, और वो इसलिए बच गए क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी वेलफेयर स्कीम्स इस दौरान, इस साल खास तौर पर कोविड के बाद चलाई थी, जिससे कि जो इनडायरेक्ट फायदा है वो नीतीश कुमार की सरकार को और नीतीश कुमार की पार्टी को मिला है। बिहार में इस बार कुल 4 करोड़ 16 लाख वोटों ने, लगभग लोगों ने वोट डाला है, 4 करोड़ 16 लाख। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 37% वोट महागठबंधन के पक्ष में गए हैं, जबकि एनडीए को भी इस समय तक लगभग उतने ही, यानी 37% वोट मिले हैं। सोचिए, दोनों 37% वोट लेकर बराबरी पर हैं, जबकि अन्य दलों के हिस्से में 26% वोट आए हैं। यानी इस बार एनडीए के पक्ष में भी बड़ी लहर थी, और एनडीए के विपक्ष में भी उतनी ही बड़ी लहर थी। ऐसे ही कुछ नतीजे अमेरिका में भी दिखे, जहां इतिहास में पहली बार 7 करोड़ वोट हासिल करके भी डोनाल्ड ट्रंप हार गए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने नया रिकॉर्ड बनाया। पिछली बार जब वो जीत गए थे, तब से भी ज्यादा वोट लिए, फिर भी हार गए। और 7.5 करोड़ वोट हासिल करके जो बाइडेन जीत गए। यानी एक को 7 करोड़ मिले, दूसरे को 7.5 करोड़ मिले। इसका मतलब यह है कि कांटे की टक्कर थी। इन नतीजों से ने यह साफ कर दिया है कि करीब आधे लोग बिहार में एनडीए के पक्ष में हैं और आधे उनके विरोध में हैं। महागठबंधन के कप्तान तेजस्वी यादव थे। उन्होंने कप्तान वाली पारी भी खेली, और उनकी पार्टी अब तक 32 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और रुझानों में 45 सीटों पर आगे है। लेकिन कांग्रेस के साथ पार्टनरशिप करने का उनका फैसला गलत साबित हो गया, और जिस कांग्रेस को उन्होंने 70 सीटें दे दी, उसमें से कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 11 सीटों पर वो आगे चल रही है। मतलब कुल मिलाकर 70 सीटों में से सिर्फ 19 पर ही कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट का नुकसान तेजस्वी यादव को ये मैच हार कर उठाना पड़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन आखिरी मौके पर कांग्रेस के साथ सीटों का गलत बंटवारा करके वो फंस गए, और उनकी ये शानदार पारी बेकार हो गई। जैसे आप देखते हैं कई बार क्रिकेट के मैच में कप्तान जो है वो खुद बहुत अच्छी पारी खेलता है, सेंचुरी बनाता है, लेकिन फिर भी टीम हार जाती है। 31 साल के तेजस्वी यादव ने इस बार बिहार में एक दिन में 17 रैली करने का रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इन रैलियों में उन्होंने लंबे लंबे भाषण नहीं दिए, बल्कि उन्होंने T20 अंदाज में छोटी छोटी रैलियां की, छोटे छोटे भाषण दिए और जनता से दो तरफा संवाद करने की कोशिश की। तेजस्वी यादव क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, और वो आईपीएल के पहले सीजन में दिल्ली की टीम का हिस्सा भी रहे हैं। उन्हीं की टीम यानी दिल्ली की टीम आज आईपीएल का फाइनल खेल रही है मुंबई के साथ, और इसी दिल्ली की टीम में तेजस्वी यादव खेल चुके हैं, इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि उन्हें
एक भी मैच मैदान में खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आईपीएल के अनुभव को इन चुनावों में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों में ना तो अपने पिता की तस्वीरों का इस्तेमाल किया, यानी लालू यादव की तस्वीर पोस्टर से गायब थी, ना ही ज्यादातर मौकों पर उन्होंने अपने पिता लालू यादव का कहीं नाम लिया। शायद तेजस्वी ये समझ गए थे कि जो युवा पीढ़ी है उसे लालू यादव के शासन के दौरान हुए घोटालों, अपराध, भ्रष्टाचार के बारे में या तो पता नहीं होगा, और पता भी होगा तो इस समय वो उन्हें याद ना ही दिलाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो बहुत स्मार्टली उन्होंने लालू यादव को अलग रखा और अपने बाकी के परिवार को भी अलग रखा, जिससे वो दो बड़े इश्यूज को एड्रेस करना चाहते थे। देखिए, उनके खिलाफ दो बड़े मुद्दे जाते हैं, एक है भ्रष्टाचार और दूसरा है परिवारवाद। और अपने पूरे परिवार को और अपने पिता को दूर रखकर उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को कोशिश की कि जनता को याद ना दिलाया जाए और जनता उसे भूल जाए। और परिवारवाद के बारे में भी उन्होंने उनको अलग रखकर यह बताने की कोशिश की कि जनता उन्हें परिवारवाद के एक प्रतिनिधि के रूप में ना देखे, बल्कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट तौर पर, एक अलग खिलाड़ी के तौर पर उन्हें देखे। बिहार में पिछले 13 घंटे से ज्यादा समय से काउंटिंग चल रही है, लेकिन अभी तक कोई पार्टी या गठबंधन ये कहने की स्थिति में नहीं पहुंची है कि वहां सरकार किसकी बनेगी। लेकिन अभी तक के नतीजों से जो तस्वीर आ रही है उसमें बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा फायदे में है। बीजेपी ने 2015 के चुनाव में 53 सीटें जीती थीं और इस बार बीजेपी 72 सीटों पर आगे है और उन्हें 19 सीटों का फायदा हो रहा है। बीजेपी की इस कामयाबी में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव में वैसे तो सिर्फ 12 रैलियां की, लेकिन इन रैलियों का असर पूरे चुनाव पर पड़ा है, पूरे चुनाव पर नजर आया है। इस चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार थे, लेकिन अभी तक के नतीजों में जेडीयू का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। 2015 के मुकाबले उनकी लगभग 29 सीटें कम हो गई हैं। जेडीयू को इतने बड़े नुकसान के बावजूद यदि एनडीए अभी तक बढ़त बनाए हुए है तो इसकी एकमात्र वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो विरोधी हैं, यानी जो दूसरा खेमा है महागठबंधन का, वहां पर भी तेजस्वी यादव ने भी अपनी रैलियों में सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला नहीं किया, उनकी आलोचना नहीं की, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर दी तो इसका नुकसान उन्हीं को मिलेगा। इसलिए उन्होंने नया फॉर्मूला निकाला जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने निकाला था, और वो फॉर्मूला ये है कि वोटर्स को ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हमें भी बड़े पसंद हैं और हम भी चाहते हैं कि वही प्रधानमंत्री बने रहें। केंद्र में सबसे बढ़िया नरेंद्र मोदी ही हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, आप केंद्र में उन्हें रखिए और राज्य में हमें रखिए। ऐसा फॉर्मूला आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने दिया दिल्ली में, और यही फॉर्मूला तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को देने की कोशिश की कि हमें नरेंद्र मोदी से कोई बैर नहीं है। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में बीजेपी की भूमिका हमेशा छोटे भाई की रही है, जूनियर पार्टनर की, लेकिन आज अभी तक जो नतीजे आए हैं उनसे एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी अब बिहार में सीनियर पार्टनर की भूमिका में आ चुकी है और बिहार में हो सकता है बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन जाए। और अगले चुनाव आते आते आपको बीजेपी या तो सीनियर पार्टी के भूमिका में दिखेगी, और या यह भी हो सकता है कि अगली बार बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े और शायद जीत भी जाए। तो नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि ये उनका आखिरी चुनाव है, हो सकता है ये वाकई उनका आखिरी चुनाव हो, लेकिन एक खास बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने आज ये कह दिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव नहीं है, और न ही नीतीश कुमार ने कभी ये कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। उन्होंने तो ये कहा था कि ये चुनाव की आखिरी रैली है, और लोग ये समझ गए कि वो कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इसलिए आज उनकी पार्टी ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो रिटायर होने वाले हैं या ये उनका आखिरी चुनाव है। वो ना रिटायर होंगे और ना ही ये उनका आखिरी चुनाव है। दूसरी बात, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जश्न मनाने के लिए लड्डू बनवा कर रखे थे, मिठाइयां बनवा कर रखी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने, अब आप समझ लीजिए 9:45 बजने वाले हैं रात के, अभी तक ये लड्डू बाहर नहीं आए हैं। और अब भी बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहकर रखा है कि लड्डू बाहर मत निकालना, अभी लड्डू बांटने की बारी नहीं आई है, इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, क्योंकि पिछली बार लड्डू पहले ही बट गए थे और बाद में बीजेपी हार गई थी। इसलिए बीजेपी अब पिछली बार से सीख गई है और लड्डू अभी भी अंदर ही रखे हुए हैं, बाहर नहीं आए हैं।
तीसरी बात, आपको याद होगा कल ही आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं से यह कह दिया था कि जब हम जीतेंगे तो कोई भी सड़कों पर दंगा ना करे, कोई भी बदतमीजी ना करे और किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की दंगे फसाद की स्थिति नहीं आनी चाहिए। यानी आरजेडी को यह पता चल गया था, वो पहले से ही इस तैयारी में थे कि वो आज जीतने वाले हैं और उन्हें यह भी पता था कि जीत के बाद हो सकता है उनके कार्यकर्ता जो हैं खुशी में काबू से बाहर चले जाएं। कार्यकर्ता हैं बीजेपी के मुख्यालय में दिल्ली में और ये बीजेपी की सफलता के लिए यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ इस समय कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं बिहार में इन फंसे हुए चुनावी नतीजों पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, किसने जीत का दावा किया, कौन बहुत संयम के साथ अभी फाइनल नतीजों का इंतजार कर रहा है और कौन अब यह कह रहा है कि बिहार में जीतने पर मुख्यमंत्री जेडीयू का नहीं बल्कि बीजेपी का होना चाहिए। हमें अपने 15 साल के काम पर भरोसा है और बिहार की जनता में यकीन है जो अंधे युग की तरफ बिहार को वापस नहीं ले जाएगा। लोकसभा में भी और विधानसभा में भी लगभग बराबर सीटें लड़ते हैं। कभी स्ट्राइक रेट उनका ज्यादा होता, कभी हमारा ज्यादा होता, हमारे में कोई विवाद नहीं। बस माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी विदाई सुनिश्चित है उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आरओ को फोन कर करके प्रोसेस स्लो मत कराइए, विलंब से ही सही हारना आप ही को है। पोस्टल बैलेट की गिनती आधी रोक दी गई है। क्यों रोक दी गई? मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि जाते जाते और कलंक अपने माथे पे माननीय मुख्यमंत्री जी ना ले। आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है, इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कोविड-19 के बावजूद चुनाव के तमाम प्रकार के दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए एक एक कार्यकर्ता ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां पर कार्य किया। उन सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं इस अवसर पर अपने हृदय से इस जीत के लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाजपा के कार्यकर्ता को लगता है कि अब बिहार में भाजपा का चेहरा होना चाहिए और बिहार के लोग भी मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक नेचुरल सी प्रक्रिया होती है कि एक लंबे समय तक कोई सीएम होते हैं तो एक उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती है, जिसमें कि चिराग पासवान हमारे साथ थे और जो आंकड़ा है उसमें भी दिख रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों के लिए यह जरूरी है बिहार के लिए और भाजपा के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, कि भाजपा का सीएम होना चाहिए। और अभी की ताजा खबर यह है कि जैसा आप जानते हैं हमारे देश में अभी एक प्रथा बन गई है कि हारने वाली पार्टियां अब चुनाव में तुरंत धांधली का आरोप लगाने लगते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं और ऐसा एक बार फिर हो रहा है। पटना में आरजेडी और कांग्रेस के नेता अब बिहार चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए जा रहे हैं। ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है और वो ये शिकायत करने के लिए जा रहे हैं चुनाव आयोग में कि इस बार के चुनाव में धांधली हुई है और इन्होंने ज्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन इनकी सीटों को, इनके वोटों को रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो मान नहीं रहे हैं। मोबाइल हटा लो। तो यहां पर दो बड़ी बात है। अब आरजेडी चुनाव आयोग जा रही है शिकायत करने के लिए। उधर आप जानते होंगे कांग्रेस पार्टी के एक और नेता हैं उदित राज, उन्होंने दिन में ये कहा कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है और इसलिए इस तरह के नतीजे आ रहे हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया था, आप अपनी स्क्रीन पर उनके ट्वीट को पढ़कर देखिए। ये कहते हैं, जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती।
ये ऐसा उनका कहना है, यानी तुरंत आरोप लगा दिया कि ईवीएम हैक हो गए। अब बड़ी बात यह है, आपने देखा होगा अभी हाल ही में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हार गए, लेकिन वो अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और लगातार वो भी अदालतों में जा रहे हैं शिकायत करने के लिए, और वो भी यही कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, मैं अपनी हार मानूंगा नहीं। और आपको ये भी याद होगा कि जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो बहुत सारे अमेरिकी न्यूज़ चैनल से उनके भाषण को बीच में ही काट दिया, दिखाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहे हैं और वो गलत बातें कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें अपने चैनल पर नहीं दिखाएंगे। और भारत के बहुत सारे पत्रकार ऐसे थे, बहुत सारे नेता ऐसे थे जिन्होंने अमेरिका के न्यूज़ चैनल्स और वहाँ के पत्रकारों को, वहाँ के मीडिया की बड़ी तारीफ की उस समय और कहा कि देखिए ये हिम्मत होती है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का भाषण बीच में से ही उड़ा दिया, बीच में से ही काट दिया। लेकिन वही लोग अब अपने यहां दूसरा काम कर रहे हैं, वही लोग अब यहां पर डबल स्टैंडर्ड्स अपना रहे हैं। अब यही लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहां ईवीएम हैक कर लिए गए हैं, हमारे यहां धांधली हुई है, और अपने ही चुनाव आयोग पर अब सवाल उठा रहे हैं। यानी अमेरिका में जब कुछ होता है तो इनके मापदंड अलग होते हैं और यहां जब कुछ होता है तो इनके मापदंड अलग होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप के हारने से बड़ा खुश था, क्योंकि उसे डोनाल्ड ट्रंप की हार में प्रधानमंत्री मोदी की हार दिख रही थी, इसलिए उन्होंने जो बाइडेन का साथ दिया, जो बाइडेन की लंबी लंबी तारीफें की उन्होंने और कहा कि एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की हार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की हार है। यहां तक हमारे जो लोग हैं, एक वर्ग जो है वो इतना ज्यादा प्रभावित इससे हो चुका है कि उन्होंने बाइडेन से भी एक तरीके से दोस्ती कर ली। लेकिन जब अपने यहां होता है तो वो अपनी पोजीशन तुरंत बदल लेते हैं। बिहार में इस बार युवा वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। कुल वोटर्स बिहार में 7 करोड़ 30 लाख के आसपास हैं। इनमें से 50% की उम्र 18 से 39 वर्ष के बीच है। 7 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच है, यानी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। जबकि 1.5 करोड़ वोटर्स की उम्र 20 से 29 वर्ष के बीच है। और इन वोटर्स ने इन चुनावों में बहुत निर्णायक भूमिका निभाई है। इसलिए आपको जो नतीजे दिख रहे हैं, ये जो युवा लोग हैं, जो यंग लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं या जिनको रोजगार चाहिए, जो अपना एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, ये उनकी सोच है जो आपको बिहार में इस बार नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनडीए अब भी अपने दम पर सरकार बनाने के स्थिति में है, क्योंकि एनडीए इस समय 123 सीटों पर आगे चल रहा है। और अगर इस समय की स्थिति देखें तो सरकार एनडीए की ही बन रही है और महागठबंधन इस समय 113 सीटों पर आगे है और अन्य दल सिर्फ 7 सीटों पर आगे हैं। तो इस समय की स्थिति यह है कि एनडीए ने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से बहुत ही कम मार्जिन के साथ 123 का आंकड़े पर हैं, और अगर इससे नीचे उनकी टैली नहीं जाती है तो फिर उनकी सरकार किसी तरीके से बन जाएगी। और अगर एनडीए की टैली इससे नीचे जाती है, मान लीजिए 5-7 सीटों का उन्हें नुकसान हो जाता है और आरजेडी को उतनी ही सीटों का फायदा हो जाए, और अन्य दल जिनके पास 7 सीटें हैं ये भी अगर आरजेडी के साथ मिल जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि कुछ उलटफेर भी हो जाए और फिर तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस समय एनडीए की मार्जिनल थोड़ी सी बढ़त है। और जैसा हम आपको बताते रहे हैं कि आईपीएल के मैच की तरह यहां पर एक एक सीट एक एक रन के बराबर है, और इस बार जो फाइट है उसमें एक एक रन मायने रखता है। और ये जो मैच है ये आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक जाएगा। बिहार चुनाव में एक और इंटरेस्टिंग बात आज हुई है। 4 करोड़ 16 लाख से ज्यादा वोट डाले गए हैं और इन वोटों में एक बड़ी भूमिका नोटा की है। नन ऑफ द अबाव। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबाव, और नोटा का बटन दबाने वाले लोग वो होते हैं जो मतदान केंद्र तक जाते हैं और वोट भी डालते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को वोट ना देकर नोटा का बटन दबा देते हैं। इसका मतलब ये कि वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, उन्हें कोई भी पार्टी इस काबिल नहीं लगती कि जिसे वोट दिया जाए, लेकिन वो वोट का अपना अधिकार जो है उसका इस्तेमाल तब भी करते हैं। बिहार के चुनाव में अब तक 6,70,000 से ज्यादा लोग नोटा का बटन दबा चुके हैं। हालांकि एआईएमआईएम को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। इस पार्टी को, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इसे 4,87,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं और यह पार्टी
3 सीट जीत चुकी है और 2 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन इसकी जो टोटल वोट है वो नोटा से भी कम है। बीएसपी को भी 6,12,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। बीएसपी ने 1 सीट जीती है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी को लगभग 7,13,000 वोट मिले हैं और इसके बावजूद भी उन्होंने कोई सीट नहीं जीती। इस चुनाव में जीत हार का फैसला कुछ हजार वोटों से ही रहा है। बड़े बड़े फासलों से इस बार कोई चुनाव नहीं जीता गया। नोटा को मिले ये वोट अगर एनडीए को मिल जाते तो शायद उनकी जीत और आसान हो जाती। हालांकि नोटा का बटन अक्सर वो लोग दबाते हैं जो सत्ता में बैठी पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं और वो आईपीएल भी खेल चुके हैं। उन्होंने अपने इस अनुभव का पूरा फायदा उठाया, लेकिन उन्होंने महागठबंधन की जो टीम बनाई उसके बाकी खिलाड़ी बहुत कमजोर निकले। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी पारी बहुत सधे हुए अंदाज में खेली है। बीजेपी ने एक बार फिर नीतीश कुमार को कप्तान के तौर पर ओपनिंग के लिए भेजा और खुद बड़ी शांति के साथ नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर जमी रही। लेकिन जब मैच स्लॉग ओवर्स में यानी आखिरी ओवर्स में पहुंचा तो बीजेपी ने अपने अनुभव और बहुत ही सधी हुई रणनीति के साथ बल्लेबाजी की और प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में हवा का रुख अपने पक्ष में मोड़ लिया। उन्होंने गलवान का जिक्र भी किया तो चीन की बात की, जरूरत पड़ने पर बिहार के लोगों के नाम उन्होंने चिट्ठी भी लिखी। सोशल मीडिया के दौर में लोगों से जुड़ने का उनका ये पुराना तरीका इस बार बहुत काम आया। इसके लिए बीजेपी ने आक्रामक नीति नहीं अपनाई और बिहार में छोटे भाई वाली छवि को भी बदलने की कोशिश नहीं की। नीतीश की रैलियों में भीड़ भले ही कम थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और तेजस्वी यादव की धुआंधार राजनीतिक बल्लेबाजी के बावजूद बीजेपी शांति के साथ, संयम के साथ पिच पर डटी रही और धीरे धीरे अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की कोशिश करती रही। यानी बीजेपी ने चौके छक्के मारने की कोशिश नहीं की, जबकि तेजस्वी यादव ऐसा लगता था बहुत जल्दबाजी में है, बहुत आक्रामक हैं और वो ऐसा लगता था कि हर बॉल पर चौका छक्का मारने की कोशिश करे और बीजेपी धीरे 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 सिंगल्स ले रही थी, डबल ले रही थी। इसे आप बीजेपी की क्लिनिकल अप्रोच कह सकते हैं। और अब चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू हुई है, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। काफी संख्या में अंतिम नतीजे प्राप्त हो गए हैं। बचे हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अंतिम कुछ ही चरणों का मतदान कार्य शेष रह गया, जिसे त्वरित गति से किया जा रहा है और जो अंतिम चरणों में जो भी प्रक्रियाओं के पालन करने की आवश्यकता पड़ेगी उसे आयोग के अधिकारीगण, रिटर्निंग ऑफिसर्स, आयोग के पर्यवेक्षकों के देखरेख में इसको अंजाम देंगे। विशेष रूप से जो एक समस्या कई बार आती है कि जो मार्जिन है और बहुत कम मार्जिन है, वो यदि पोस्टल बैलेट के जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उनसे कम रहता है तो फिर वो उसको गिनती करने के लिए कैंडिडेट मांग कर सकते हैं और उस दिशा में जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको काउंट करेंगे। तो वो ऐसी स्थिति कुछ जगहों पे ही आ सकती है जहाँ पे कि मार्जिन बहुत कम है और ये जो पोस्टल बैलेट रिजेक्टेड होंगे उसको फिर से गिनने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी छोटी मोटी और समस्याएं हैं उसको वहाँ पे ऑब्जर्वर्स अपनी देखरेख में उसको निपटाते हुए उस मतगणना कार्य को कराएंगे। जैसा कि उम्मीद है कि ये अब कुछ ही चरणों के चुनाव शेष हैं। ज़्यादातर जो देखा गया है करीब 17 स्थानों पर 5 से कम चरणों का चुनाव बचा है। कुछ जगहों पे 10 से ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो चूँकि ये बहुत डायनेमिक है, इसीलिए हर राउंड का चुनाव के नतीजे आते जा रहे हैं। उसकी सूचना अभी हमारे साथी अधिकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जहाँ तक उपचुनावों के नतीजों का प्रश्न है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के नतीजे आ चुके हैं। उड़ीसा की 1 सीट और मध्य प्रदेश की 8 सीट के लिए भी अंतिम चरण में ये मतगणना की स्थिति है। मैं और ज़्यादा बिहार के बारे में जानकारी देने के लिए मैं अपने साथी चंद्रभूषण जी से कहूँगा कि वे डिटेल इसके बारे में बताएं। जी नमस्कार दोस्तों,
जैसा कि ये विदित होगा कि हमारे यहाँ जो है काउंटिंग की प्रक्रिया बड़ी जोर शोर से चल रही है और अपने वेबसाइट के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो उसके हिसाब से अभी तक 146 सीटों के नतीजे जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं और 97 जो है वहाँ के ट्रेंड्स जो है वो दिए गए हुए हैं। अभी 1 घंटे पहले एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया में एक मैसेज आया था कि किसी पार्टी के द्वारा कि उसमें 119 सीट किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए जीतने के बारे में बात की गई थी। मैं यहाँ ये लगभग 1 घंटे पहले की बात थी। आप हमारा वेबसाइट पब्लिक डोमेन में है और आप सभी अच्छे तरीके से उसको बार बार देख भी रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे इसमें कि जो जीत जो है वो अभी जो दिखाई जा रही है वो कुल 146 है कुल 243 सीटों में और 97 सीटों में रुझान जो है वो दिखाए हुए हैं और ये फैक्चुअल सिचुएशन है उस चीज को लेकर के। जो रीकाउंट की बात या जो बात कहीं कहीं आ रही है उसमें सिर्फ इतना है, मैं आपको कमीशन का 18 मई 2019 का एक इंस्ट्रक्शन है, उसकी लाइन मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूं। Where the margin of victory is less than the number of postal ballot papers rejected as invalid at the time of counting, all the rejected postal ballot papers shall be mandatorily, I repeat, mandatorily re-verified by the returning officer before declaration of result. Whenever such re-verification is done, the entire proceeding should be videographed as per instructions of commission. तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने ये देख ली और इसमें जो सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग ने कही है वो ये कही है कि आरजेडी ने अब से थोड़ी देर पहले जो आरोप लगाया था कि चुनावों में धांधली हो गई है और उन्होंने ये कहा था कि महागठबंधन के 119 उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उन्हें जीत की बधाई भी दे दी थी, लेकिन अब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर। और उनका यह भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी वो 119 लोगों की सूची दिखाई गई है, यह कहते हुए कि ये लोग जीत गए हैं। इस पर अभी अभी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यह कहा है कि यह बात गलत है और वो ये भी कह रहे हैं कि आप चाहें तो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जा सकते हैं। अभी तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 243 सीटों में से 146 सीटों का ही नतीजा आया है। 146 सीटों का फाइनल जो नतीजा है वो आ चुका है और ऐसा हो नहीं सकता कि उनमें से 146 में से 119 महागठबंधन के हों, इसलिए उन्होंने इसको खारिज कर दिया है इस बात को। और अभी 97 सीट ऐसी हैं जहां के सिर्फ रुझान आए हैं, तो इस बात का सवाल ही नहीं पैदा होता कि महागठबंधन के 119 उम्मीदवारों की सूची ऐसी बन जाए जहां यह कह दिया जाए कि इनके फाइनल नतीजे आ चुके हैं और ये लोग जीत चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अब एक नए तरह की राजनीति शुरू हो गई है। हमारे देश के विपक्ष ने और हमारे देश का एक वर्ग, चाहे वो मीडिया का हो या राजनीति का वर्ग हो, उसने डोनाल्ड ट्रंप से बहुत बड़ी सीख ली है। वैसे तो ये वो वर्ग है जो डोनाल्ड ट्रंप की हार पर तालियां बजा रहा था, कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को तो हार ही जाना चाहिए क्योंकि इसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की हार देख रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हारने के बाद जो किया वो इस वर्ग ने उनसे सीख लिया और जो काम डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कर रहे हैं, अब ये वर्ग भी वही काम यहां भारत में कर रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि चुनावों में धांधली हुई है, ईवीएम हैक कर लिए गए हैं और अब चुनाव आयोग को शिकायत भी इस बारे में की जा रही है। इसलिए अब आप ये मानकर चलिए कि ये मामला अब लंबा खिंच गया है। इतना लंबा तो नहीं खिंचेगा जितना अमेरिका में हुआ, लेकिन आज देर रात तक ही नतीजे आ सकते हैं। और नतीजा आने के बाद भी अब ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियों को डोनाल्ड ट्रंप से काफी नए नए आइडियाज मिल गए हैं और ये लोग भी वही करने वाले हैं जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अब कर रहे हैं। इस समय की एक और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने दिल्ली के अपने मुख्यालय में जो कार्यकर्ता अभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि अब आप अपने अपने घर वापस चले जाइए, अभी बहुत समय लगेगा फाइनल नतीजे आने में। और उनसे कहा गया है कि अब नतीजे कल आएंगे और अगर पार्टी जीत गई तो कल प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं के बीच आ सकते हैं। लेकिन अभी इनसे कह दिया गया है कि अब आप अपने अपने घर जाइए, अभी थोड़ी देर
अब कुछ नहीं होने वाला आज रात। ये आपके लिए भी संदेश है कि ये मामला आज रात देर रात तक खिंचेगा और हो सकता है कि फाइनल नतीजे आते आते कल भी हो जाए। इस बात से अगर आप सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के जो नतीजे आए हैं उससे यह साबित होता है कि वो अब भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और जो एक टर्निंग पॉइंट था बिहार के चुनाव में, जो हार और जीत के बीच में था, खड़ा हुआ था, वो है प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014-2019 के लोकसभा चुनाव पूर्ण बहुमत से जीते। फिर एनडीए की जीत के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन इस जीत के असली नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, क्योंकि बार बार जो हम आपसे कह रहे हैं वो ये है कि नीतीश कुमार इस बार बाल बाल बच गए और वो मोदी की वजह से बचे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें बिहार के 7 करोड़ वोटर्स के विश्वास को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। सोचिए 15 साल तक एक पार्टी या एक गठबंधन, एक सरकार रहे और 7 करोड़ वोटर्स को तब भी अपने साथ बनाए रखना है। 7 करोड़ वोटर्स का मतलब है एक पूरा की पूरा देश। फिलहाल नतीजे बता रहे हैं कि जेडीयू वोटर्स को समझाने में सफल नहीं हुई। नीतीश कुमार की पार्टी का वोट शेयर घटा, सीटें भी कम हो गईं, लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा और सीटें भी 2015 के मुकाबले काफी अच्छी रही हैं। और इस जीत में जो भूमिका बड़ी है, जो निर्णायक भूमिका है, वो ब्रांड मोदी की है। वैसे तो विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों की चर्चा होती है, राष्ट्रीय मुद्दों का बहुत अधिक असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस बार बिहार के चुनाव में कोरोना महामारी और चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दों पर यह लड़ा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हर कार्यक्रम में, अपनी हर रैली में चीन का मुद्दा उठाया, गलवान का मुद्दा उठाया, 370 का मुद्दा उठाया और कोरोना के दौरान जो काम किया है उसका मुद्दा भी उठाया। और उस समय विपक्ष के नेता ये कह रहे थे कि शायद बीजेपी केंद्रीय मुद्दों को उठाकर, राष्ट्रीय मुद्दों को उठाकर एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ने गलवान पर भी वोट दिया है, चीन पर भी दिया है, कोरोना वायरस पर जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने काम किया है उस पर भी उन्होंने वोट दिया है और सकारात्मक वोट दिया है। दूसरी बड़ी बात है वेलफेयर स्कीम्स की। मार्च में लॉकडाउन के बाद लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर जब वापस पहुंचे थे, उनके लिए जो काम किया गया, जो वेलफेयर स्कीम्स थी, उसका भी बीजेपी को फायदा मिला। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों की मदद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं की घोषणा हुई। इनमें मुफ्त राशन के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शामिल है, जो इस महीने खत्म हो जाएगी। ये सारी योजनाएं आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए, जो गेम चेंजर थी, उज्ज्वला योजना थी, किसानों को 2000 रुपए की किश्त वक्त से पहले मिल गई। ये एक बहुत बड़ी बात थी। किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में पैसा भेज दिया गया। ये सारी योजनाएं ऐसी हैं जिससे बीजेपी को फायदा मिला है। बिहार के चुनावी नतीजे अपने आप में ऐतिहासिक हैं और आने वाले समय में ये याद किए जाएंगे और इसका विश्लेषण हम लगातार जी न्यूज़ पर जारी रखेंगे। आज रात भी आप देर रात तक ये विश्लेषण लाइव देख पाएंगे, क्योंकि नतीजे आज देर रात तक ही आएंगे। ये विश्लेषण थोड़ा लंबा था, इसलिए समय की कमी की वजह से आज हम आपको आज का इतिहास नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन कल हम आपके लिए फाइनल नतीजों के हर पहलू का विश्लेषण जरूर करेंगे। इसलिए डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.